नमस्कार दोस्तों, द न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश कुमार। आज हमारे साथ पंडित रंजीत झा जी मौजूद हैं। कहा जाता है कि पार्टियों के कट्टर समर्थक तो बहुत सारे देखे हैं, लेकिन आज मोदी जी के कट्टर समर्थक से हम मिलवा रहे हैं जो पंडित रंजीत झा हैं। रंजीत झा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस में। आपके द न्यूज एक्सप्रेस चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो बहुतों चैनल केवल वीआईपी को ही लेते हैं, वीवी पर्सन को ही लेते हैं, लेकिन आप जैसे व्यक्ति मोदी जी के समर्थक को भी आ करके लेते हैं। मैं आपके इसके लिए मैं आपको द न्यूज एक्सप्रेस चैनल को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। पंडित जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद आने के बाद जो तमाम वादे किए थे, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 35 ये हो, या 3 तलाक वाला मुद्दा हो, तमाम लोग खुश हैं। लेकिन ऐसे भी तमाम लोग इस धरती पे हैं जो नाराज़ हैं, जो विपक्षी पार्टियां लगा लो या तमाम लोग ऐसे लगा लो। क्या कारण है, क्या कमी उनको प्रधानमंत्री के काम में लग रही है जिसकी वजह से वो सड़कों पर उतरते हैं? इस पर बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी को और उड्डयन मंत्री जी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद दूंगा। जो हम सब यदि कभी बिहार में दरभंगा मधुबनी जाता था तो 40-40 घंटा लग जाता था, घर नहीं पहुंच पाता था। ऐसा भी हुआ जो मेरे माता जी का डेथ हुआ और लगभग प्लेन से गया, उसके बाद 12 घंटा मुझे पटना से गांव पहुंचने में लग गया। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो आज दरभंगा एयरपोर्ट चालू कर दिए और आज हम सब यहाँ से गांव जाने में मात्र 2 घंटा लगता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी वहाँ के रोड इत्यादि बहुत कार्य किए जो एक केवल नरेंद्र मोदी जी की ही कृपा है। पहले के समय में मैं देखता था यात्रा में इस तरह का सुविधा, यही लॉकडाउन में मैं यहाँ से अभी गाँव गया हूँ, अपने बाय कार गया हूँ। मुझे लगता है जो इतना बढ़िया रोड, इतना बढ़िया कार्यशैली योगी जी का, इतना बढ़िया कार्य मोदी जी का, मैं इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इसीलिए मैं उनके हृदय से प्रशंसक हूं। जी, कोरोना महामारी आई है, जिस तरीके से स्थिति बिगड़ गई है, 2014 से जो कुछ चला वो ठीक है, लेकिन अब 2 साल से जिस तरीके की स्थिति बढ़ती जा रही है, लोगों के घरों में खाने के लिए खाना नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था गिर गई है। आप खुद जानते हैं, आप खुद लोगों के बीच में जाते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों से आप मिले हुए हैं, किस तरीके के हालात हैं। इस पर सरकार की जो प्रतिक्रिया रही है उसमें कहाँ कमी रही है और कहाँ उन्होंने अच्छा काम किया है, इस चीज़ पर जानकारी आपसे चाहते हैं। देखिए, जो ये कोरोना है, ये कोरोना महामारी में सबसे पहला चीज़ तो यह है, जो व्यक्ति को रोना, कोई रोने वाला कुल में ना हो, उसी को कहते हैं कोरोना। ये महामारी है। ये महामारी ना जात देखता है, ना पात देखता है, ना ऊंच देखता है, ना नीच देखता है, कोई चीज़ ऐसा नहीं देखता है। ये केवल व्यक्ति को विनाशक रूप देखता है, जैसे ये काल स्वयं विराजमान हो गए हैं। इसके लिए ये कोरोना महामारी में मुझे लगता है जो भारत सरकार का यही कर्तव्य बनता था, जितना वो कार्य कर सके, इतने बड़े कंट्री में इतने जल्दी एक्शन लेना, इतने जल्दी कोरोना पर कंट्रोल कर लेना, इसके लिए भी सभी जो बड़े बड़े कंट्री, अमेरिका जैसे व्यक्ति, रूस जैसे व्यक्ति, ब्राज़ील जैसे व्यक्ति, छोटे छोटे जहाँ आबादी है उसको कंट्रोल से बाहर हो गया, लेकिन मोदी जी इसके लिए कंट्रोल में ले आए और इसके बाद यथाशक्ति हर एक व्यक्ति के घर में कुछ ना कुछ सपोर्ट भी किए। हाँ, लेकिन यह है जो कुछ उद्योगपति को काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन जब कोई महामारी आता है तो किसी के बच्चे को ही ले गया, किसी को पति को ले लिया, किसी को परिवार को ले लिया, किसी को समस्त परिवार को ले लिया। तो जहाँ पर परिवार चला गया उसको बिजनेस आ नहीं सकता है। जिसका बिजनेस चला गया, हो सकता है कल बिजनेस लौट के आ जाएगा, लेकिन जिसका परिवार चला गया, जिसका पति चला गया, जिसका भाई चला गया, वो लौट के नहीं आएगा। तो मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ जो व्यक्ति के घर में यदि जैसे कोई और देख रेख करने वाला नहीं, उनको सपोर्ट करें, और जो उद्योगपति के कार्य कुछ कार्य कोरोना बस कम हो गया उनको भी सपोर्ट करें, जिससे उनका कार्य की गति बढ़ेगा। तो बिजनेस जब बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है जो गांव घर में या राशन के माध्यम से सरकार का बहुत योजनाएं हैं जो बहुत व्यक्ति को लाभ हो रहा है, लेकिन केवल राशन से नहीं, इसके लिए बहुतों और तरह की सुविधाएं की जरूरत है जो उसके अनुकूल कार्य करना चाहिए। कोरोना के अंतर्गत अपने आप को सावधान सदैव बरतना चाहिए। कहते हैं 3 चीज को कभी छोटे नहीं समझना चाहिए। वो क्या है? तो बीमारी को, ये कोरोना को,
मुकदमा को और अपने शत्रु को, ये तीन को कभी छोटे मत समझो। यदि इस तीनों को छोटे समझे तो परिवार समेत समस्त कंट्री विनाश हो जाएगा। इसलिए यह तीन चीज को सदैव ज्यादा से ज्यादा रूप में सोचो और ज्यादा से ज्यादा इसको चेष्टा करो, जो इसको कंट्रोल करने का, मास्क और इत्यादि लगा करके सदैव अपने आप को तत्पर रहने का। जी रंजीत जी, एक बात बताइए आप मुझे, पिछली बार पहली वेब आई जब प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में सब कुछ ले लिया, तालियां बजाईं, थालियां बजाईं, घंटियां बजाईं और दीप भी जलवाए, कुछ डॉक्टरों के लिए भी करवाया था। लेकिन जब दूसरी वेब आई, पहली वेब में जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया, लोग अपने घर में चले गए, रहने लगे, बाहर नहीं निकले, 3-4 महीने तक जिस तरीके से लोग बाज़ार बंद रहे, तमाम चीज़ें बंद रही हैं, लोग अपने घर में रहे हैं। दूसरी वेब में जब उन्होंने राज्यों के मंत्रियों को संभालने के लिए बोल दिया, लेकिन दिल्ली में जो स्थिति देखने को मिली, बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति हो गई थी। बंगाल में जब चुनाव चल रहे थे तो मुख्यमंत्री जी ने और तमाम लोगों ने ये अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री जी खुद आकर इस चीज़ पर संज्ञान लें। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री अगर नहीं आते तो क्या ये कोरोना और आगे बढ़ सकता था, स्थिति और बढ़ सकती थी? जिस तरीके से ऑक्सीजन जो सिलेंडर हैं बाहर से आए हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो मंगाए हैं चाइना से लेकर तमाम जगह से, तो कितनी स्थिति बढ़ सकती थी? देखिए, जिस तरह से यदि प्रधानमंत्री जी इसमें आगे नहीं बढ़ते तो हो सकता था ये बहुत बड़ा घातक रूप ले लेता और विनाशक रूप ले ही लिया था। आज जिस हॉस्पिटल में देखिए, जहां देखिए केवल महामारी का रूप, जहां से फोन आ रहा है, केवल यही जो विनाशक, किसी का ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किसी को सिलेंडर नहीं मिल रहा, किसी का स्थिति बहुत खराब है, कोई आईसीयू में है, यह देख देख करके जो व्यक्ति ठीक भी था, फिट भी था, वो भी रोगी बनता चला गया। और मुझे लगता है, जो मैं तो खुद ही ज़्यादा रोगी रोगी का स्थिति बन गया था। मेरा बच्चे बारंबार बोल रहा था जो पापा यहाँ से जल्दी भागो, नहीं तो हो सकता है ये घातक रूप पकड़ ले। यहाँ से बस इस चक्कर में मैं निकला। और जब मोदी जी इसको कमान संभाले तो मुझे लगता है काफ़ी बेहतर वो इसको कंट्रोल कर पाए। बीजेपी में तमाम दिग्गज नेता हैं जो वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि आप प्रधानमंत्री को ही लाइक करते हैं खाली बस? देखिए, मैं कभी बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया और ना कभी बीजेपी को लाइक किया। मैं केवल श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को मैं हृदय से उनको प्रशंसक हूँ, उनको मैं अपना गुरु भी मानता हूँ। वहाँ उनके चिंतन करने से मुझे गुरुत्वाकर्षण को प्राप्त होता है। मैं खुद बहुत परिश्रमी हूँ, लेकिन मैं यदि कोई अपने सामने में परिश्रमी देखता हूँ तो केवल नरेंद्र मोदी जी मुझे दिखाई देते हैं। और अभी भविष्य में जो हमारे भारत के यशस्वी जो अभी मुख्यमंत्री हैं और भारत के मुझे लगता है भविष्य में प्रधानमंत्री भी बनेंगे, वो हमारे श्री योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हम सब भी अभिलाषा करते हैं जो कभी ऐसे मुख्यमंत्री बिहार में भी हो जाए, और मुझे लगता है भविष्य में कामना करता हूं क्यों ना भारत वर्ष में हो जाए। कहते यंग यंग चिन्हयते कामं तंग तंग प्राप्नोति निश्चितम। यदि ऐसे नेता को हम चिंतन करते हैं तो प्रभु निश्चित रूप से प्रदान करेगा। रंजीत जी, बिहार की आपने बात छेड़ दी है। बिहार में जो नीतीश जी हैं, क्या वो काम नहीं कर रहे हैं? दूसरी बार बीजेपी से उनको जीत मिली है, बहुत अच्छी बहुमत से जीत मिली है। उम्मीद थी नीतीश जी, उनकी क्या नाम उसका, तेजस्वी यादव की जीतने की, और मीडिया के तमाम पोलों ने भी ये कहा था, लेकिन अचानक से फिर सीट हमारी बीजेपी की आ गई। कहा जाता है कि महिलाओं ने वहाँ पर वोट दिए हैं, महिलाओं की वजह से नीतीश जी जीते हैं। तो क्या लगता है उनका काम कैसा है? देखिए, नीतीश जी का सबसे पहले मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो वो उनका भी कार्य करने का शैली बहुत अच्छा है। एक तो रोड के माध्यम से, रोड के जिस तरह से कार्य किए और बीजेपी के सहयोग से मिलकर के इसका जिस तरह से वो कार्य किए, बहुत सराहनीय कार्य किए। उसके बाद कुछ दरभंगा एयरपोर्ट में भी उनका सपोर्ट रहा, और यदि देखा जाए तो वो शराब जो बंद कर दिए, उससे वहाँ पर काफ़ी गुंडागर्दी में काफ़ी कंट्रोल हो गया था। इस कारण से जैसे छोटे छोटे बच्चे शराब पी करके घर के राशन पानी बेच करके जो कमाता था वो गमा देता था, वो नीतीश जी ने अभी भी इस तरह चल रहा है। अभी भी शराब का कुछ चल रहा है, लेकिन बहुत कम हो गया, बहुत ही कम हो गया, जिससे युवा वर्ग में काफ़ी आगे पढ़ने को अवसर मिलता है। युवा वर्ग IAS बनता है, IPS बनता है, बड़े बड़े अधिकारी बनता है, अत्यधिक पढ़ सकता है। इसलिए वो अपने कार्य में काफ़ी सक्षम रहे। हाँ, बिहार में कुछ उद्योग की अभी और ज़रूरत है, जैसे मधुबनी में कई ऐसे मिल है जो वहाँ से लाखों लोगों को पलायन कराने में मजबूर कर दिया था, जैसे पंडोल कॉटन मिल, सक्रिय जो है सो चीनी मिल, रैयाम चीनी मिल,
चीनी मिल एक ऐसा चीनी मिल था जो हो सकता, मुझे लगता है जो भारतवर्ष में ऐसा मिल कुछ ही था जो इतना व्यक्ति को रोजगार दिया था, इतना व्यक्ति को उस वहाँ बंद होने से बेरोजगार हो गया। तो मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ और नीतीश जी से निवेदन करता हूँ, क्यों ना एक बार यदि सभी जगह आप दृष्टि डालें तो एक बार मिथिलांचल के ऊपर में आप विशेष रूप से दृष्टि डालिए, जो वहाँ के व्यक्ति को भी कल्याण हो जाए और वहाँ पर भी रोजी रोजगार में काफ़ी वृद्धि हो जाए। शुगर मिल यदि चालू हो जाएगा, या वहाँ पर अभी शुगर मिल ना चालू हो, वहाँ जैसे अभी आम का फसल है, एक एक आदमी 100 आम खा जाता है, मजबूरी में बिकता नहीं है आम। बहुत ऐसे फसल है, आंवला है, बहुत बेकार होता है। तो क्यों ना यदि शुगर मिल आप नहीं चला पा रहे हैं तो वहीं पर आप किसी बड़े उद्योग को दे सकते हैं और वहाँ पर जो है सो क्यों ना ये जो है सो जूस का इंडस्ट्री लगवा देते हैं। और भी ऐसे कई उद्योग हैं जो वहाँ पर लगवा सकते हैं आप पेठा है, कुम्हार वहाँ पर काफ़ी सड़ता है, काफ़ी 2-2 रुपये बिकता है। वही कुम्हार जो है सो यदि आगरा में जाता है तो वही 200 रुपये पेठा बिकता है। तो क्यों ना उसका ऐसा व्यवस्था किया जाए जो आज मधुबनी में ये जो बंद शुगर मिल, चीनी मिल, कॉटन मिल सब है, ये सब काफ़ी वृद्धि रूप से चालू हो। अच्छा, पंडित जी, बिहार में जिस तरीके से क्राइम भी बड़ा चरम पर है, आपने देखा होगा, बुरी तरीके से बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आती हैं, प्रशासन कार्रवाई कहीं करती है कहीं नहीं करती है। और एक घटना और वहाँ पर जो देखने को मिल रही है अभी भी, कि ज़बरदस्ती शादियाँ हो जाती हैं, लड़कों को पकड़ ले जाते हैं। अभी एक और घटना सामने देखने को मिली है, पत्रकार भाई हैं अमित जी के नाम से, उनको ज़बरदस्ती उठा के ले गए घर से और शादी कराने लगे हैं। शादी कराने के बाद वापस भेजा। प्रशासन का ये कहना है कि भाई दोनों मंजूरी है, लेकिन वो उनका कोई मतलब ही नहीं है उससे। तो ऐसी भी क्या घटनाएं बिहार में घटती हैं? देखिए, ये घटना पहले तो बहुत चलता था। अत्यधिक बच्चे सबको जब शादी के योग्य होता था तो यदि माता पिता काफ़ी पहले डिमांड करते थे विभाग में, तो उसको ज़बरदस्ती उठा के लेकर के जा कर के शादी कर दी जाता उपयुक्त लड़की के द्वारा। तो इस तरह के ये पहले आता था, अब तो ऐसा नहीं दिख रहा है। अब तो मुझे लगता है जो भी हो रहा है रजामंदी से ही ज़्यादातर हो रहा है, मुझे सुनाई में यही दे रहा है। हाँ, लेकिन कोई ऐसा छुटपुट घटना होता होगा, इसके लिए मैं नहीं कुछ बता सकता, लेकिन पहले ये अत्यधिक होता था, हमारे गाँव में भी होता था। अब जो माहौल है तो वहाँ की सरकार के लिए कोई कानून ऐसा बनाना चाहिए कि जिस तरीके से ये घटना घट रही है अभी। देखिए, यदि कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो कानून तो जैसे मुझे लगता है जो निश्चित बनना चाहिए, जो कोई भी व्यक्ति ज़बरदस्ती किसी का कोई भी कार्य ना कर सके। ज़बरदस्ती तो कोई भी चीज़ दुखदायी होता है। और मैं तो आपको बताऊं, पहले जो नीतीश जी के मैं कार्यशैली से बहुत खुश हूं और आशा करता हूं जो वो उद्योग में और आगे बढ़ाए और क्राइम को कंट्रोल करने में बहुत अहम भूमिका निभाए, उसमें कोई दुमत नहीं है। अच्छा, लालू यादव पहले थे वहाँ पर, लालू यादव का कोई कार्य आपको देखने को नहीं मिला वहाँ? देखिए, लालू यादव जी के केवल एक रेल मंत्रालय जब था तभी थोड़ी सी उनकी कार्यशैली थोड़ी बेटर लगा, नहीं तो उनके टाइम में तो मुझे लगता है जो क्या गुंडागर्दी था, किस तरह को स्थिति बन गया था, वो तो हे प्रभु, भगवान से निवेदन करते हैं जो ऐसा वस्तु तो कभी भविष्य में सोचने को भी ना अवसर मिले। मतलब यादव की गुंडागर्दी देखने को मिली? नहीं, यादव को गुंडागर्दी नहीं है, केवल कुछ व्यक्ति के कारण कुछ व्यक्ति को प्रोत्साहन मिल जाता जिस कारण से कोई भी ऐसा ये उत्पात मचाने लगता था। ऐसा नहीं जी, यादव कोई भी व्यक्ति जो जिसका समर्थक बन जाए, जो जिसका माने मसल पावर बन जाए, वही माने अपने आप को बाहुबली माना जाता था। तो तेजस्वी यादव जी का हारने का मकसद यही है क्या? देखिए, तेजस्वी यादव जी का अभी कार्यशैली कोई देखा नहीं, एक बार आया भी, डिप्टी सीएम भी बने, तो मुझे लगता है उनको उस तरह का अवसर नहीं प्राप्त हुआ जो उनका कार्यशैली को कोई आदमी देख सकता है, कोई आदमी उनका कार्यशैली को भाप सकता है। हाँ, भविष्य में यदि कोई इनका कार्यशैली में बेहतर लगा, यदि आज ये जो विपक्ष में एक बेहतर भूमिका निभाने में वो काम करे, जैसे उद्योग लगाने में वहाँ पर कार्य करे, वहाँ और भी मेडिकल फैसिलिटी लगाने में काम करे, वहाँ युवा वर्ग को नौकरी दिलाने में विपक्ष में अत्यधिक जोर से मुद्दा उठाए, उस पर काम करे, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से ये सफल होंगे। लेकिन जिस तरह से वो मुद्दा उठा देते हैं, वो मुझे लगता है वो मुद्दा उनका उपयुक्त नहीं होता है, इस कारण से इस बार भी बनते बनते रह गए। अच्छा, विधानसभा के चुनाव में एक वीडियो वायरल हो रहा था, बताया जा रहा था कि एक फ़ोटो खींचने कोई व्यक्ति आया, चाहे उनका कार्यकर्ता हो, तो तेजस्वी यादव ने धक्का मार के भगा दिया था। बड़ी वायरल हो रही थी वो वीडियो। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव के बीच में जो गुंडागर्दी देखने को मिलती है, इसका कारण क्या होता है अपने? देखिए, प्रभुता पाए मद माही। जब कभी कभी व्यक्ति के पास अत्यधिक पावर मिल जाता है तो व्यक्ति पागल हो जाता है। विद्या दत्तात विनयम, यदि आदमी कभी कभी विद्या जब प्राप्त होता है तो विनय के प्राप्त होता है, लेकिन कुछ नेता मूर्ख है,
उनको जैसे प्रभुता प्राप्त हो जाता है तो मद में पागल होते हैं। कहते हैं 3 प्रकार के अंधा होता है, जन्मांध, मदांध और कमांध। कभी कभी आदमी धन में अंधा हो जाता है, कभी कभी वासनाएं में अंधा हो जाता है, कभी कभी अपने पावर में अंधा हो जाता है। तो कुछ नेताएं को जैसे ही प्रभुता प्राप्त होता है तो अपने पद में पागल हो जाता है, और उसके बाद वह यह नहीं देखते ये मीडिया है, वह यह नहीं देखते हैं ये मेरे बड़े भाई है, वह यह नहीं देखते हैं जो मेरे ही सपोर्टर है, जो मुझे ही बनाने में अहम भूमिका निभाया है। उसके बाद तो सब भूल जाते हैं। केवल एको अहम द्वितीय नास्ति, केवल जो हूँ सब पृथ्वी पर मैं ही हूँ और सब भी बेकार है। इस कहा जाए कि जो बंगाल में ममता बनर्जी जी कर रही हैं, हिंदुओं के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, चुनाव के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, मुख्यमंत्री के पद पर रहने के बाद इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही, टीएमसी के लोग किस तरीके से सामने आ रहे हैं, हिंदू लोगों पर उत्पीड़न कर रहे हैं, इसके लिए भी यही सारी चीज़ें हैं जो आपने बोला। देखिए, मुझे लगता है जो कहीं भी, मैं आपको पहले भी बताया, जो जहाँ पर भी आज कुछ बड़े बड़े बीजेपी के लीडर भी हैं जो ऐसे पद में पागल हो जाते हैं जिस कारण से आदमी को कुछ समझते ही नहीं है। मैं किसी भी दल के नेता को हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या शिक्षा मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, आपको यदि जनता बनाया है तो आपके लिए जनता मालिक है, और आप वहां पर जाएं तो जनता आपको घुटना ना टेके, आप जनता को घुटना टेक दें, और आप जनता से परामर्श लें जो ये जो कार्य करने जा रहा हूँ ये सही है। मुझे लगता है जब जनता आपसे कटने लगे, समझिए आप में कुछ प्रॉब्लम चलने लगा है। तो इसलिए आपको सावधानी पूर्वक आप एक तो अपने अहंकार को नष्ट करके आप जनता के बीच में जाए। आपको क्या जरूरी है तो 10 पुलिस वाले को साथ लेकर के, यदि आप अच्छे काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता जो आपको सुरक्षा की जरूरत है। आपको, हमको नहीं लगता है जो आपके, मैं भी इलेक्शन लड़ा मधुबनी से, मैं कोई सुरक्षा नहीं लिया, मैं अकेले पूरा मधुबनी घूमता था विधानसभा इलेक्शन में। क्यों? मुझे नहीं लगता कि मैं कभी किसी को कष्ट दिया। यदि आप किसी को कष्ट नहीं दिए होंगे तो आपको कष्ट नहीं मिलेगा। आगे पीछे इतने अधिकारी रखने का मतलब क्या है? देख, मुझे लगता है जो मोदी जी को एक इसलिए भी मैं धन्यवाद देता हूं, ये लाल बत्ती के गाड़ी को जो हटाए हैं ये भी बहुत अच्छा कार्य किए हैं, और भविष्य में आशा करता हूं जो कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी लीडर हो, उनका केवल अपना कार्यशैली होना चाहिए, जो उनका जनता ही उनका रक्षक हो, जनता ही उनका समर्पण करे। जब नेता को जब रक्षक पुलिस बन जाते हैं तो नेता किस काम का। अच्छा, बंगाल में हारने का क्या मतलब है बीजेपी का, क्या कारण है? देखिए, बंगाल में हारने का एक ही रीजन है जो मुझे लगता है, कोरोना महामारी में अत्यधिक जो है सो डिस्टर्ब हो जाना, और मोदी जी का कई जगह पर उनका भाषण नहीं होना, वो भी एक फैक्टर है। दूसरा, कांग्रेस वहां पर अपना अग्रेसिव रूप नहीं दिखाए, अपने कार्यशैली में वो छोड़ दिए, जिस कारण से वो वोट डाइवर्ट होकर के ममता जी के पास ने, तो वो सीट जीता हुआ था, सीट था वो कारण, बस इसी कारण से केवल कांग्रेस और जो दूसरा वाम दल जो है वो वहां पर कार्यशैली कम कर दिया, जिस कारण से वो जो वोटर है वो डिवाइडेड हुआ, ममता जी को वो जीतने में सफल रहे। अच्छा, लोगों का ये कहना है पहले 3 सीट थी जब पहले चुनाव लड़े थे, अब 78-77 सीटें आई हैं, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बिहार में बड़ी बुरी तरीके से हार होने वाली है बीजेपी की। ऐसा है क्या? बंगाल से सीख लेनी चाहिए इन लोगों को। देखिए, मुझे लगता है जो बीजेपी को बिहार से, तो मुझे नहीं लगता है कभी हार होगा जब तक मोदी जी हैं, इसलिए कि उत्तर प्रदेश में हार नहीं होगी 2022। देखिए, योगी जी के जिस तरह से कार्यशैली है, कार्य करने का क्षमता है, मुझे नहीं लगता है जो भविष्य में उनका हार होगा। लेकिन आगे तो प्रभु है। मुझे नहीं लगता है जिस तरह से योगी जी कार्य कर रहे हैं, जो ऐसे आज उत्तर प्रदेश नहीं रहा, वो तो एक सर्वोत्तम प्रदेश बन गया, उत्तम नहीं सर्वोत्तम प्रदेश बन गया। आज पहले हम सब जाते थे तो जगह जगह गड्ढा, जगह जगह रास्ता नहीं, ऐसे लगता था, कई जगह ऐसा होता था जो हम सब गाड़ी से जाते थे तो उतर उतर के जाते थे, गुंडागर्दी का माहौल भी पड़ा। देखिए बहुत, हम सब कुछ दिन पहले भी हम सब 2-3 व्यक्ति गया, और जब गया मैं मेरठ गया किसी कार्य में, तो देखा जो 2-3 गाड़ी हमारे सबके साथ था, किसी उद्योग के पर्पज से जा रहे थे, तो पीछे से पुलिस का गाड़ी देखा, पीछे पीछे कर रहा है। वो सदैव वो देखता है जो सपोर्टिंग के लिए, सदैव संरक्षक माने जो अच्छे व्यक्ति है उसका सपोर्ट में सदैव पुलिस लगे रहते हैं। हाँ, मुझे लगता है दूरदृष्टि उनका वहाँ के अभी उत्तम प्रदेश के पुलिस के अभी है, जो कौन अच्छा है कौन बुरा है उसके पीछे पीछे देखते रहते हैं, लेकिन जो अच्छा करेगा कभी कभी उनसे गलती हो भी सकता है, इसके लिए ऐसा नहीं कह सकते हैं जो सब अच्छा ही हो सकता है, लेकिन ऐसे भविष्य में मुख्यमंत्री बहुत कम भाग्यशाली प्रदेश को मिलता है।
कांग्रेस सरकार के बारे में क्या कहेंगे? 70 साल से रही है, क्या क्या विकास हुआ है अभी तक? देखिए, कांग्रेस के सरकार में जब हम सब बिहार में देखता था, जो गड्ढा, जो ऐसा स्थिति, ऐसा, हाँ, उद्योग जगत में जो पहले अंग्रेज के टाइम में जो उद्योग लगा था, वही उद्योग को कुछ दिन तक कांग्रेस चलाया था, लेकिन कांग्रेस के जाने के बाद बिहार से सब उद्योग लगभग में ख़त्म हो गया था। रास्ता इत्यादि कार्यशैली तो जीरो था, और बिहार के लिए तो मुझे नहीं लगता है जो कांग्रेस का कोई बहुत अच्छा देन रहा है। केवल ललित नारायण मिश्रा जी का थोड़ा बहुत देन रहा, जो वो बिहार में कुछ कार्य कर पाए। उसके बाद तो केवल यदि कुछ कार्य हुआ है तो ये नीतीश जी के देन है और बीजेपी का देन है। बिहार में अभी मेडिकल हॉस्पिटल की अभी अत्यधिक आवश्यकता है। जैसे मधुबनी में अभी एक अच्छा स्टेडियम नहीं है खेलने के लिए, जो इंटरनेशनल स्टेडियम बन सके मधुबनी या दरभंगा। तो मैं सरकार से यही निवेदन करता हूं, जो आप कार्य तो सब जगह किए। मैं जहां जाता हूं, मैं नागपुर गया अभी 4 दिन 5 दिन, मैं सभी जगह जाता हूं भारतवर्ष में। मेरा जहां इंटरनेशनल मैरिज ब्यूरो है, मैं सभी जगह भ्रमण करता हूं। लेकिन मैं देखता हूं छत्तीसगढ़ भी मैं कई बार गया, जो बीजेपी के समय में जो कार्य हुआ, बहुत अलौकिक कार्य हुआ। और मुझे लगता है अभी का भी जो कार्य करने का जो मुख्यमंत्री का शैली है वो ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए आप, मैं ये कहने वाला था कि दिल्ली की स्थिति को जो देखा है, दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किस नज़र से देखते हैं? कैसा विकास उनकी तरफ से हो रहा है? जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव में उन्होंने लोगों को कहा कि बिजली फ्री, पानी फ्री, तमाम चीज़ें फ्री देने की बात कही, बसों में महिलाओं को फ्री जाने के लिए अभी तक फ्री महिलाएं जा रही हैं, तो कैसा विकास और कितनी लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं? देखिए, मैं तो यही कह सकता हूँ, जो फ्री कोई भी चीज़ हो, मेडिसिन भी किसी आदमी फ्री लेता है 2 रुपया का, तो उसका मूल्य नहीं रह जाता, उसको वो लेकर के उसको लगता है ठीक नहीं है, उसको फेंक देते हैं। तो कोई भी चीज़ फ्री तो होना नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ फ्री नहीं होना चाहिए। इस लेकर के जैसे एक कन्या 50,000 का मोबाइल ले रखे हैं, और उसके बाद वो 10 रुपया के टिकट के चक्कर में जो है सो वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम उठाना पड़ता है। मैं देखता हूँ एक कन्या सब बस स्टैंड पर खड़ी रहती है, लेकिन कोई भी गाड़ी रोकने को तैयार नहीं होते, बस रोकने को जल्दी तैयार नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कुछ चार्ज कम कर देना चाहिए और फ्री नहीं रहना चाहिए। पानी भी इसी प्रकार के मैं बहुत जगह देखता हूँ जो पानी का दुरुपयोग बहुत होता है। यदि आप फ्री कर देते हैं तो 25% रेट कम कर दीजिए, 50% रेट कम कर दीजिए, बिजली का 75% रेट कम कर दीजिए, 25% रखिए, लेकिन रेट कुछ ना कुछ रेट रखिए। तो अच्छा, आपका कहने का बताइए कि जब से ये फ्री का सिस्टम हुआ है तो बच्चियों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है बसों के लिए, बस वाले रुकते नहीं हैं? मुझे लगता है जो बहुत बस वाले बहुत हमारे घर के भी कुछ लेडीज सब जब निकलती है तो सब बताती रहती है, जो कभी कभी हम सबको देख करके बस नहीं रुकता है। और जो है सब मुझे लगता है जो ये चीज़ बहुत परम आवश्यक है। जो आपको विकास करना है तो आपको हर एक चीज़ में कुछ न कुछ शुल्क लेना चाहिए। लेकिन केजरीवाल जी तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और गुजरात जा रहे हैं, वहाँ पर कह रहे हैं कि हम यहाँ सब फ्री देंगे। तो फ्री की चीज़ों में कहाँ तक लोगों का विकास होगा और कहाँ तक आबादी बढ़ेगी? देखिए, मैं तो अभी भी बिहार से मैं देखा हूँ जो 10-10 बल्ब जल रहा है, 25-25 बल्ब जल रहे हैं, एक आदमी काफ़ी कूलर लगा रहे हैं, तब भी उसका घर का बिल में जो 400, 500, 300, 35 रुपया, 70 रुपया ऐसे करके आता है। यहाँ तो मैं देखता हूँ कभी भी हमारे से 1000, 1200, 1500 से कम बिल आया नहीं। कभी कोई 4-4 हज़ार भी आता है, 5-5 हज़ार भी आ जाता है। तो ऐसा तो नहीं दिखाई देता है। कभी हो सकता है जब आदमी कोई घर में जलाएगा नहीं तो नहीं आएगा। तो ये सब लॉलीपॉप है हाँ, देखिए, मैं ये क्या हो रहा है ये तो दिल्ली वाले जाने। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है जो दिल्ली में फ्री नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ शुल्क उसका अनिवार्य है। पंडित रंजीत जी, एक बात बताइए, ये आपने कारोबार कब से स्टार्ट किया? ये मुझे काफ़ी दिन हो गया। ये मैं झुग्गी से स्टार्ट किया और अभी जो है सो लगभग 20 साल के लगभग होने वाला है। और काफ़ी जो है सो 99 में मैं ये कार्य चालू किया और अपने रजिस्टर्ड कराया मैं 2008 या 9 में। उसके बाद काफ़ी अच्छा कार्य करने को अवसर प्राप्त हुआ। कहाँ तक अभी तक आप कितने लोगों के घर बसा चुके हैं? कहाँ तक? मैं काफ़ी जगह रिश्ता करा चुका हूँ। दिल्ली में दिल्ली है, भारतवर्ष में लगभग सभी जगह करा चुका हूँ। देश विदेश में भी लगभग मैं काफ़ी कंट्री में करा चुका हूँ। पाकिस्तान छोड़ मुझे लग रहा है जो काफ़ी कंट्री में करा चुका हूँ। कुवैत हो, दुबई हो, जो उसके बाद जो है सो अमेरिका हो, लंदन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, परसेंटेज जगह मैं रिश्ता करा चुका हूँ। अच्छा, देशवासियों को क्या संदेश, क्योंकि मैंने अभी ये भी देखा है कि आपने लॉकडाउन में अपने बच्चों को भी बड़ा टैलेंटेड बना दिया है। हमारे कुछ मीडिया कर्मी के लोग आए थे, उन्होंने खबर चलाई थी
तो देखा बड़े अच्छे बच्चे हैं आपके, बड़ा टैलेंटेड, तो ये कैसे आपने किया, कैसे कहाँ सोचा आपने? देखिए, मैं अपने बच्चे को इसलिए इस शिक्षा दीक्षा में दिया, जो जब बच्चे कोरोना के टीवी देख देख करके बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब हो गया, घर से बाहर निकलना नहीं। लेकिन मेरा एक ही नियम है, यदि कोई चीज़ रूल बन गया तो रूल को पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। जब लॉकडाउन लगा तो मैं 15 दिन तक मैं सीढ़ी के नीचे नहीं उतरा, इस तरह का मैं कहा। तो मुझे लगा जो बच्चे से काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है, तो उस बच्चे के लिए मैं यही सोचा, जो क्यों ना इसको संस्कृत का शिक्षा दीक्षा दे। संस्कृत का शिक्षा देने लगा तो बहुत अच्छा आगे बढ़ने लगा। उसके बाद शिक्षक मिला, शिक्षक के द्वारा उसको पढ़ाने लगा तो बहुत उसका आत्मबल बढ़ा, और आत्मबल के बढ़ते बढ़ते अब वो इससे काफ़ी प्रोग्राम सब करने लगा है। काफ़ी हमारे जजमान सब हैं जो उसको उत्साह वर्धन के लिए काफ़ी आर्थिक मदद भी करता है, सपोर्ट भी करता है। वो बोलता भी है जब हम यहाँ से अमेरिका तक उसको सपोर्ट करेंगे। रंजीत जी, एक महत्वपूर्ण सवाल छूट गया है। कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी ने ये कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन अब आपने देखा होगा 180 और 200 खाने का तेल है, पेट्रोल 100 के पार जा रहा है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनकी महंगाइयाँ तगड़े करके बढ़ रही हैं, ठीक है ना। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकारें तो कर ही रही हैं, आम लोग भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी बात शिक्षा, जो हमारे छात्र हैं देश के, पढ़ रहे हैं बेचारे, एम.कॉम बी.कॉम तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कर रहे हैं, तमाम डिग्रियां करके बेचारे आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो इसके लिए आपकी क्या राय है, सरकार की क्या कमियां हैं? निजीकरण बढ़ रहा है, निजीकरण हो रहा है, निजीकरण का पैसा कहाँ जा रहा है? तो कहीं ना कहीं सरकार को क्यों नहीं वैकेंसीज निकालनी चाहिए, महंगाई के ध्यान देना चाहिए, कारण क्या है? देखिए, मैं निजीकरण के तो मैं पूर्ण समर्थक हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा निजीकरण हो जाए उसके लिए मैं पूर्ण समर्थक हूँ। कारण इसलिए कि मैं देखता हूँ जब निजीकरण हो जाता है तो कार्य करने में उसका काफ़ी आगे अग्रेसिव रहता है। जब कोई भी काम हो जाता है। हाँ, लेकिन मैं निजीकरण, जब मैं कई ऐसे जो स्टेशन देख रहा हूँ, जो निजीकरण होने के बाद वो स्टेशन पर जाइए तो अपना उसका दीवार पर अपना मुख देख सकते हैं, ऐसा चमकता हुआ, ऐसा स्टेशन, ऐसे ऐसे जगह, निजीकरण वाले जगह जहाँ पर की सफाई, जहाँ पर की स्वच्छता, माने सब चीज़ अलौकिक है। अब जैसे मोदी जी के टाइम में जो स्वच्छता अभियान चला, आज पहले हम सब गांव में जाता था, चप्पल पहनता था, तो चप्पल जब चलते थे तो चप्पल जब उड़ता था तो टॉयलेट कभी कभी पता चला मस्तक पर पड़ा रहता था। लेकिन वो इतना रोड पर में गंदगी, इतना गंदगी, अब जाता हूँ तो देखने को ऐसा नहीं मिलता है। कोई भी व्यक्ति बहुत परहेज करता है, लेकिन अभी भी बहुत व्यक्ति में इस तरह जो है सोच है, जो क्या करता है तो गाँव घर में टॉयलेट तो मोदी जी दे दिया है, लेकिन वो लगाने का उनको तरीका नहीं आता है। वो क्या करते हैं तो घर से इतने दूरी में टॉयलेट बना लेते हैं जो रात को उनको जाने में काफ़ी डर लगता है, और वहाँ सांप है, अनेक प्रकार के गाँव घर में जीव जंतु रहता है। तो मैं ये आह्वान करता हूँ जो हर एक व्यक्ति घर से सटा हुआ जो है सो टॉयलेट रखे, जो उसको रात्रि में जाने में उसको कोई दिक्कतें ना हो, तो मुझे लगता है वो उसको ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। लेकिन घर से बहुत दूर दूर तक टॉयलेट बनाता है, जैसे मैं अभी गांव में भी बनाया तो रूम से रूम में बनाया हूँ, लेकिन मुझे लगता है जो और भी चीज़ दूर भी हो, किचन यदि दूर हो तो चल जाएगा, लेकिन टॉयलेट आपके दूर नहीं होना चाहिए। लेकिन टॉयलेट रात्रि में कभी भी आवश्यकता ऐसा हो सकता है, इसलिए आप घर से सटे हुए रखें तो ज़्यादा बेहतर है। आजकल बिहार में इतना बारिश हो रहा है, अत्यधिक बारिश हो रहा है, अब आदमी को क्या करता, मजबूरी बस व्यक्ति टॉयलेट यूज नहीं कर रहा है, रास्ते पर यूज कर रहा है, ऊंचा जहां है, लेकिन टॉयलेट में पानी मय हो गया है। तो यदि घर के साथ होता तो हो सकता है वो इससे बचाव होता। अब दूर जाइए, सांप है, कीड़ा है, रात रात को, लेकिन गर्मी में सांप कीड़ा बहुत निकल जाता है, बहुत व्यक्ति को इससे नुकसान हो जाता है। तो रंजीत जी, महंगाई पर नहीं आपने बताया, महंगाई पर क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई पर मैं यही कर सकता हूँ, जो अब सरसों तेल के बारे में आप बोल रहे हैं, अब सरसों अभी 70 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये किलो मिल रहा है। मिल नहीं रहा था, 180 हो गया। नहीं, मैं पीली सरसों में बता रहा हूँ, जो उसका जो रॉ मटेरियल जो है वो 80 रुपये, 70 रुपये, 90 रुपये जो है से मिल रहा है। उसके बाद उसको तैयार करते करते उसको जब वह पूरा जो फ्रेश करते हैं तो उसमें से काफ़ी उसमें मिट्टी निकल जाता है, तो वो भी कम से कम 100 से 120 रुपये किलो तक पड़ता है। अब डबल यदि करिए तो वो 2 किलो में 1 किलो हो सकता है बनता हो, या मुझे लग रहा है 3 में 1 बनता हो। तो इस तरह तो उसमें उसका रॉ मटेरियल इतनी कॉस्टली है, तो मुझे लगता है जो उसका रेट तो बनेगा ही उतना। अब तो महंगाई की जो महंगाई बढ़ रही है उसमें सरकार की कोई कमी नहीं है। देखिए, किसान का जब आय वृद्धि होगा तो उसका महंगाई तो बढ़ेगा। जब रॉ मटेरियल महंगा होगा,
जब किसान जब उसका सरसों को जब मूल्य जब 100 रुपये 80 रुपये 90 रुपये रखेगा तो उसका डबल महंगाई पर किसानों ने प्रदर्शन क्यों किया? तो देखिए किसान के मुझे लगता है जो अभी किसान के लिए जो यह कार्य है मोदी जी के लिए ये बहुत अच्छा मेरे हिसाब से, मैं भी किसानी भी करता हूँ, किसानी का अनुभव भी काफ़ी है, तो मुझे लगता है जो किसान कुछ कार्य किया उससे किसान को बेनिफिट भी हुआ है और भविष्य में कहता हूँ जो और भी अत्यधिक बेनिफिट प्राप्त होगा। लेकिन यह किसान के रैली भी अनिवार्य था और मोदी जी के लिए ये कार्य करना भी अनिवार्य था। तो मतलब जो किसान बैठे हुए हैं वो ठीक बैठे हुए हैं अपनी मांग के लिए? देखिए अब जो उनका बैठने का जो तरीका था जब तक था तब तक बेहतर है, लेकिन भविष्य में जो देख रहा हूँ वो अब उपयुक्त नहीं है। अब हट जाना चाहिए। हाँ, मैंने वो सरकार के साथ मिलजुल करके बात करके और उसको बीच का रास्ता निकाल करके मेरे हिसाब से हट जाना चाहिए। कृषि मंत्री तोमर जी ने कहा है कि बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, अपना ये जो प्रदर्शन है ये ख़त्म कर दीजिए किसानों से, कल अपील की है उन्होंने। देखिए अभी तो ये रूल ही नहीं बना है, अभी तो जब रूल नहीं बना है आप 1-1.5 साल उसको प्रयोग करके देखिए, यदि इसमें आपको हित हो रहा है तो आप इसके कार्य करिए, इसमें सरकार को सपोर्ट करिए। नहीं हित हो रहा है तो हम सब तो कोई सब दुनिया तो मर नहीं रहा, आगे आकर के फिर प्रदर्शन कर लेंगे। जी क्यों नहीं हट रहे हैं? देखिए कुछ व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपना कार्य करते हैं, कहते हैं आदमी को अपनी प्यारी जान चाहिए, बाद में जीने का सामान चाहिए, फिर रोटी कपड़ा गाड़ी और मकान चाहिए, बाकी बचे तो भगवान चाहिए। स्मगलर को देश का नुकसान चाहिए, विद्यार्थी को शोर और हड़ताल चाहिए, नेताओं को चंदा और दान चाहिए, बाकी बचे तो भगवान चाहिए। बिना भोजन पकाए पुआ पकवान चाहिए, गौतम प्रभु जैसे रिद्धि चाहिए, महावीर प्रभु जैसे बुद्धि चाहिए। कोई नहीं कहता मुझे ज्ञान चाहिए, बाकी बचे तो भगवान चाहिए। कुछ व्यक्ति नुकसान करने के लिए ही आता है, कुछ व्यक्ति राजनीति बड़े बड़े जो है सो रैली करके वो व्यक्ति नेता बन जाता है, कुछ व्यक्ति वहीं का वहीं रह जाता है। हर एक व्यक्ति का कहीं न कहीं अपना कार्य प्रभु ने सिद्धि करता है। लेकिन रंजीत जी इन तमाम मुद्दों पर जो आपने बोला है इस पर बेचारी जनता तो पिस रही है ना, उसका क्या कसूर है? वो तो वोट देती है नेताओं को, कुछ हमारे लिए काम हो, लेकिन जनता को कुछ मिलता ही नहीं है फायदा। देखिए मुझे लगता है जो जनता काम लेने वाला है वो काम तो ले लेता है। कुछ जनता है जो कुछ कारणवश नेता वहां पर प्रवेश नहीं कर पाता है, तो भविष्य में नेता को सबक सिखाने के लिए भी जनता तैयार रहता है। तो व्यक्ति मुझे लगता है जो भी नेता बनता है, जो नेतृत्व करने के चेष्टा रखता है, वो अपने क्षेत्र में काम करे, वो केवल आराम कम करे। यदि आप समाज सेवा के लिए पद ग्रहण प्रतिष्ठा आप ग्रहण किए हैं तो आपका कर्तव्य बनता है जो आप जनता के बीच में रहे, जनता का जो है दुख देखे, जनता का कमियां देखे, जो क्या क्या कमी है। आज पानी वहां पर भरा हुआ है और वहां के नेता जो है सो कोई देखने वाला नहीं है। मधुबनी दरभंगा में आज वहां पर कोई इस तरह की व्यवस्था करने वाला नहीं है, तो क्यों ना उसके स्थिति को परिस्थिति को देखना चाहिए, वहां के उद्योग को देखना चाहिए, वहां के युवा को देखना चाहिए। वहां मवेशी का क्या हो रहा है, वहाँ सरकार ने तो केवल घर में तो राशन तो दे दिया, अब मवेशी के लिए पानी मय हो गया, पूरा घास पात नहीं है, उसके चारा कौन देगा? वो व्यक्ति खुद ही बेचारा हो गया, बेसहारा हो गया, तो उसका कौन होगा? वहाँ के एमपी, वहाँ के एमएलए वो कहाँ गया? वो क्यों नहीं उसका देखभाल कर रहा है? जहाँ पर पानी से डूब जाता है, जहाँ से सूखा से जो है सो बेकार हो जाता है फसल, इसलिए वहाँ पर नेता को यह कार्य करना चाहिए जो किसान के हर एक स्थिति और परिस्थिति में उसके साथ देना चाहिए। और जो अनुभवी व्यक्ति है वो कोई न कोई अपना राह निकाल लेता है। तो नेता यदि अच्छा कार्य करेगा तो जनता सपोर्ट करेगा, और जनता यदि सपोर्ट करेगा तभी करेगा। एक बार नेता बेवकूफ़ बना देगा, 2 बार बना देगा, तीसरे बार में उसको कुर्सी से उतारने का उसके पास पूर्ण समर्थवान है, और नेता को सबक सिखाने में भी वो अहम भूमिका निभाता है। तो मैं देख रहा हूँ जो आजकल केवल जो है सो कुछ नेताएं केवल बोलता ही है, करता कुछ नहीं है। आज हम सब देख रहे हैं मधुबनी दरभंगा में पानी में इतना हो रहा। तो आपको कहने को होता है प्रधानमंत्री जो कहा वो किया है? देखिए प्रधानमंत्री जी हमारे, मुझे लगता है वो जो कार्य करते हैं, जो कहते हैं वो काफ़ी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है उनका कुछ जो एमपी है, एमएलए है, जो इस बार भी आप देखने को मिला होगा, कुछ काम नहीं किया, उसको हटा दिए मंत्र पद से। मैं कहता हूं भविष्य में जो आप सभी नेता के पीछे आप क्यों नहीं आईबी लगा देते, जो उनका कार्य करने का तरीका देखें। आप सबके ऊपर सीबीआई लगाते हैं तो हम नेता के ऊपर में भी सीबीआई लगाइए,
और उसका इनकम का स्रोत क्यों इतना कैसे कैसे इतना बढ़ रहा है और क्यों उसके कार्य कितना कार्य करता है। आप अपने क्षेत्र के कुछ व्यक्ति युवा लड़के सबसे प्रश्न करिए, आप केवल अपने ही बूथ से बोलते हैं, बूथ वाले को कुछ ना कुछ मिल जाता है और वो उसके बारे में पॉजिटिव बोल देता है। तो क्यों ना आप एकदम हर एक व्यक्ति को आपका कर्तव्य बनता है जो आप लोग जो है सो सभी मैंने उसके ऊपर में सर्वे करके और उसको नेता बनाए। एक बार अच्छा काम नहीं किया, दूसरे बार उसको हटा दीजिए। जैसे कोई पुलिस अच्छा काम नहीं करता है तो उसको ऐसे जगह आप लगा देते हैं, अंडो निकोबार द्वीप कहीं कहीं, इसी प्रकार उस नेता को कहीं ऐसे जगह लगा दीजिए जो कोई शाखा में शाखा का कार्य करे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी, बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने नेताओं को समझाने की बात कही। तो पंडित रंजीत झा जी हमारे साथ मौजूद थे और तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। मेरे हिसाब से अभी तक किसी ने इस तरीके की जानकारी नहीं दी है। पंडित रंजीत झा सिर्फ प्रधानमंत्री को समर्थन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जो काम है, जो गांव और देहातों में जो काम हुआ है, लोगों के घरों में जो सिलेंडर से लेके और जो महिलाओं की जो सिलाई मशीन है वो तक पहुंची हैं, इस पर पंडित रंजीत झा का ये कहना है कि जिस तरीके से सड़कों का विकास हुआ, गलियों का विकास हुआ, गांव का विकास हुआ, इसी चीज़ को लेकर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्थन करते हैं। आगे की चर्चा पंडित रंजीत जी से और भी हम करते रहेंगे और आगे की वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे। द न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद।